जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की क्लास एग्जाम को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने वाली क्लास है। यानी कि 75 क्वेश्चन साथियों पूरे टॉप लेवल के हैं हिंदी के। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे टॉप लेवल के एकदम, और उसके बाद साथियों टॉप क्वेश्चंस देखेंगे पूरी सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन। तो आपके रियल एग्जाम में साथियों 75 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के और हिंदी के। तो मेरा मानना है साथियों इन 75 प्रश्नों के आपको अगर जवाब मालूम है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको साथियों नहीं रोक सकती। तो 37 प्रश्नों के माध्यम से पूरी हिंदी का रिवीजन आपका करवाया जाएगा और पूरी जीके को पढ़ाया जाएगा साथियों 38 जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो साथियों अगर आपने क्लास में एंट्री कर दी है और आपको अपने माँ बाप से प्यार है, आप अपने माँ बाप के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हो, उनको अपने बदन पर वर्दी दिखाना चाहते हो 2024 में साथियों, तो इस क्लास का एक एक क्वेश्चंस का जवाब आपके मनो मस्तिष्क में आज की इस वीडियो में साथियों स्टोर कर दूंगा। बस क्लास को आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ साथियों देखते जाना है। एग्जाम तो पास करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा था, बताइए। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा था तो आपको प्रिय प्रवास बताना है। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, तो साथियों अयोध्या सिंह हरिऔध की अगर बात करते हैं तो ये प्रिय प्रवास के लेखक हैं। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वह कौन खड़ा है, इस वाक्य में सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब हम साथियों यहां पर सर्वनाम की बात करते हैं ना, तो सर्वनाम के आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद साथियों एक तरीके से कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 6 प्रकार के साथियों कुल मिला के क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। यहां पर अगर बात करते हैं कि वह कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम साथियों किस टाइप का है साथियों बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है जो सर्वनाम होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे मान लीजिए चलना, चलना क्या है, एक क्रिया है। तो अगर मैं तेज तेज भी चल सकता हूं, धीरे धीरे भी चल सकता हूं, यानी कि इस चलना शब्द की जो कि क्रिया है इसकी विशेषता बताई जा रही है, धीरे धीरे से या तेज तेज से, ठीक है ना। तो कुल मिला के वो शब्द क्या कहलाएंगे, धीरे धीरे तेज तेज, आपकी क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न और उसका सिंपल सा जवाब, जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल सही है। मोहन बाजार की ओर गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की जब हम साथियों बात करते हैं यानी कि बाजार की ओर गया, इस वाक्य में आपको बताना है जो बाजार की ओर गया है ना, ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है या विशेषण है या समुच्चय बोधक है या साथियों सर्वनाम है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें गया क्या है, एक गया एक क्रिया ही तो है। अरे भाई गया एक क्रिया ही तो है, तो ये गया की ही तो विशेषता बताया जा रहा है साथियों, बाजार की ओर गया, ठीक है ना। तो बाजार की ओर ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइए। अब देखिए सर्वनाम की अगर बात करते हैं ना तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि वो सर्वनाम कहलाया जाता है। जैसे कि बचपन में आपने गाय पे ए से पढ़ा होगा, गाय पे निबंध कि गाय की 4 टांगे होती हैं। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, अगली लाइन में आप लिखते हैं कि अगली लाइन में लिखते हैं कि वह सफेद काली और भूरी होती है। फिर लिखते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं उसकी एक पूंछ होती है। तो पहले नंबर पे तो आपने लिखा गाय कि गाय की 4 टांगे होती हैं। फिर आपने लिखा कि वह, ठीक है, आपने लिखा कि वह काली भूरी सफेद होती है। आपने फिर लिखा साथियों उसने, उसकी, उसकी एक पूंछ होती है। तो साथियों ये आपने संज्ञा की जगह पर ही तो इस्तेमाल किया, ये आपकी संज्ञा कहलाएगी। आपने संज्ञा पर वह शब्द का इस्तेमाल किया, आपने संज्ञा की जगह पर उसकी शब्द का इस्तेमाल किया, आपने दोबारा से गाय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो कुल मिला के संज्ञा की जगह पर आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द वही तो आपके सर्वनाम कहने लाए जाएंगे। तो कुल मिला के मैं उम्मीद करता हूं कि संज्ञा और सर्वनाम में अब आपको अंतर मालूम पड़ गया होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें वह स्वयं यहां नहीं आना चाहता तो बिल्कुल सही सर्वनाम है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, यहां पर भी बिल्कुल सही सर्वनाम है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, देखिए तेरे को मेरे को ये शब्द सही नहीं कहलाए जाते हैं हिंदी में। तो कुल मिला के उसके बाद देखिए मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, यहां पर भी सर्वनाम बिल्कुल सही हुआ है। तो कुल मिला के त्रुटि कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए लिखना की भाववाचक संज्ञा क्या है, बताइए।
देखिए संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा के 5 भेद में से एक भेद होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाव क्या है, जिसमें भाव नजर आ रहा है, जिसके बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है, जवानी है, दुश्मनी है, दोस्ती है, मित्रता है साथियों, मिठास है, खटास है, ये सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कल को आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दुश्मनी ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, तो आप बताओगे भाववाचक संज्ञा है। देखिए लिखना की अगर बात करें कि भाववाचक संज्ञा क्या होगी तो लिखाई होगी। क्या लिखना का भाववाचक संज्ञा लिखाई होगी, जिनका आंसर यहां पर बी था, तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए दो अव्यव, दो जो अव्यय मतलब जो अव्यय दो पदों या दो पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं साथियों, उनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें अव्यय क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए तथा आ गया तो ये अव्यय है, ये दो चीजों को जोड़ ही तो रहा है। जैसे कि बाजार जा रहा है मोहन और रमेश, तो और हो गया, और आपका ये अव्यय हो जाएगा। किंतु परंतु ये सब अव्यय हैं, इसलिए अथवा या ये सब अव्यय शब्द हैं। कल को आपसे पूछा भी जा सकता है कि तथा कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव या अव्यय, तो आपको अव्यय बताना है। तो कुल मिला के अगर साथियों यहां पर बात करते हैं तो ये जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक कहा जाता है, जिनका आंसर भी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, आपका बेटी हो जाएगा, जिनका आंसर भी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है। देखिए एक होता है आपका विशेषण शब्द, जैसे कि मैंने यहां पर साथियों लिखा, क्या मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा बहुत मोटा और आदमी, मैंने यहां पर लिखा साथियों बहुत मोटा आदमी। अब अगर बात करते हैं ये एक शब्द है, इसकी विशेषता बताई जा रही है इस मोटे शब्द के द्वारा, तो यहां पर मोटा आपका हो जाएगा विशेषण, और मोटे शब्द की विशेषता बताई बहुत ने, तो बहुत आपका हो जाएगा प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विशेष्य में, विशेषण में और प्रविशेषण में अंतर मालूम पड़ गया होगा। अब देखिए यहां पर कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है बताइए। तो प्रिय विषय भी कह सकते हैं, बिल्कुल, प्रिय कवि भी कह सकते हैं, प्रिय मित्र भी कह सकते हैं, लेकिन प्रिय बैरी थोड़ी ना कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए जो शब्द दो वाक्यांशों या शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं साथियों, वो क्या कहलाए जाते हैं, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो अव्यय दो पदों या दो पदबंधों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं तो उनको तो समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर भी साथियों जो दो शब्दों, दो वाक्यों, वाक्यांशों, दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनको भी समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक ही साथियों वो शब्द कहलाए जाते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अंक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको पूछा जा रहा है क्या है। देखिए अंक का आपने एक तो कहते हो कि भाई अंक कौन सा अंक है, यानी नंबर यानी कि संख्या कह सकते हो, तो एक तो हो जाएगा साथियों संख्या, संख्या यहां पर लिखी हुई है, और एक अंक कहते हैं साथियों गोद को। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। देखिए साक्षर की अगर बात करते हैं, साक्षर का विलोम निरक्षर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में साथियों आप क्या लिखेंगे, उसका क्या मकान नंबर लिखेंगे, उसकी गली अथवा सड़क का नाम लिखेंगे, या उसके शहर का नाम लिखेंगे, या उसके शहर का नाम के साथ पिन कोड लिखेंगे। तो साथियों अगर बात करें उसका शहर आप लिखेंगे और उसके पिन कोड लिखेंगे, उस शहर का पिन कोड क्या है, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक नाम से शहर होते हैं, एक आध होते हैं शायद, ठीक है। तो कुल मिला के पिन कोड बहुत जरूरी है। आंसर जिनका भी यहाँ पर डी है तो बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, यहाँ पर रेखांकित शब्द है अंधेरे में, और अंधेरे का आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या होता है। तो सिंपल सा प्रश्न और उसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा, यानी कि अंधेरे का विलोम होता है साथियों उजाला। उसके बाद देखिए वह टमटम से घर वापस जा रहा है, या वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, या का घर जा रहा है, या वह टमटम ने घर वापस जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है साथियों वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, ये आना चाहिए और यही यहाँ पर आएगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल सही है। खून खोलना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है बहुत क्रोध आना, क्रोध से पागल हो जाना, या क्रोध रोक ना पाना, रोक ना सकना, या आंखें लाल हो जाना। तो अगर बात करते हैं साथियों क्रोध, बहुत बहुत क्रोध आना यानी कि बहुत गुस्सा आना ही खून खोलने मुहावरे का मतलब होता है। चलिए
अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि मदर टेरेसा का समाचार संसार भर में फैला हुआ है, मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है, या प्रभाव संसार भर में फैला हुआ है, या प्रेम संसार भर में फैला हुआ है। अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर यश आना चाहिए, मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किस अंश में साथियों त्रुटि है बताइए। चलिए निम्नलिखित वाक्यों के किस अंश में साथियों त्रुटि है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो मैं आज सुबह यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपके घर गया था कोई दिक्कत नहीं, किंतु तुम घर पर नहीं थे। अभी यहाँ पर साथियों आपने आप बोला, आपके घर गया था, अब फिर यहाँ पर तुम कहने लगे साथियों कि तुम घर पर नहीं मिले। तो कुल मिला के साथियों तुम नहीं होना चाहिए, आप घर पर नहीं मिले ये होना चाहिए। तो साथियों ये कहां पर लिखा हुआ है, ये यहां पर लिखा हुआ है, तो त्रुटि कहां पर होगी, यहीं पर त्रुटि होगी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है बताइए। तो इस टाइप के साथियों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि 4 वाक्य आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि कौन सा इसमें से शुद्ध है बताइए, और कौन से 3 अशुद्ध है वो आपको हटाना होता है। चलिए देखिए, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, आपकी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है। इसमें से आपको साथियों इस वाक्य के अर्थ की दृष्टि से शुद्ध बताना है। तो उसके बाद मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। तो अगर बात करें इसमें जो साथियों सबसे शुद्ध मुझे लग रहा है वो साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला लग रहा है। बाकी उसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि लग रही है साथियों। बाकी अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, इसमें कोई मुझे अशुद्धि नहीं लगी साथियों। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें कि जिसमें 3 समानार्थी पर्यायवाची शब्द हैं, जो समानार्थी नहीं है वो आपका उत्तर होगा। यानी कि 4 शब्द आपके सामने हैं, 3 एक तरीके से एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक अलग है वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चुस्त की अगर बात करें या स्फूर्त की अगर बात करें या सजग की अगर बात करें, इन तीनों का एक ही मतलब होता है एक्टिव, लेकिन सतत का मतलब होता है कंटिन्यू। ये आपका अलग हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर भी 3 एक तरीके से समान अर्थी हैं या पर्यायवाची कह सकते हैं, लेकिन एक अलग है। तो जो अलग है वो आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए ध्वंस की अगर बात करें, नाश की अगर बात करें, क्षय की अगर बात करें, ये सब एक ही शब्द हैं, लेकिन निर्माण यहाँ पर साथियों अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है बताइए। अशुद्धि एक शब्द, देखिए अप्रयुक्त ऐसे ही लिखा जाता है, अशुद्ध ऐसे लिखा जाता है, सम्मति ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है साथियों नहीं, ता में छोटी एक मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना। तो अतिशयोक्ति ऐसे नहीं लिखा जाएगा और आधा शाह आएगा, कुल मिला के आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही है, देखिए अभियुक्ति ऐसे लिखा जाता है, इष्टतम ऐसे लिखा जाता है, उपस्थित ऐसे लिखा जाता है, अपूरित थोड़ी ना होता है, अपूर्ति होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले अगर नंबर की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर बताइए। चलिए तो किफायत ऐसे लिखा जाता है, परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है, संतुलित ऐसे लिखा जाता है, लेकिन असिंचित नहीं होता है, असिंचित होता है, यानी कि ता में छोटी ई की मात्रा आना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है साथियों बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें किसमें विसर्ग संधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर ए वाले में। यानी कि कैसे हो जाएगा साथियों, अतः धन एव इसकी संधि विच्छेद इस प्रकार से हो जाएगी, तो विसर्ग यहां पर आ चुका है, इसलिए राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों बताइए। तो तरणी को साथियों सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है तरणी को? तरणी को साथियों सूर्य कहा जाता है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा बताइए। तो इंद्रियों को जो जीत लेता है उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों जितेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि सज्जन की अगर बात करें तो सज्जन में समास आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन 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 हो जाएगा, ठीक है ना, सत धन धन हो जाए जन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों इसका समास की अगर बात करें तो कर्मधारय समास यहां पर हो जाएगा। चलिए तो सज्जन शब्द में समास की अगर बात करें साथियों तो कर्मधारय समास आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए तो जिनका आंसर यहां पर कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि संयोग उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है बताइए। चलिए
तो सम धन योग हो जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो रंगीला शब्द में साथियों ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कि बड़ी ई और ला आएगा प्रत्यय के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है साथियों बताइए। देखिए व्यंजन संधि की अगर बात करते हैं तो कौन से शब्द में व्यंजन संधि है, तो इसमें साथियों आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, राइट आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं साथियों बताइए, तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, इसलिए सही जवाब जिनका बी तो बिल्कुल सही है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर साथियों कौन सा अलंकार होता है, वहां पर तो अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार जिनका आंसर जिन लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, इसका मतलब आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों। देखिए तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना या दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, या इनमें से कोई नहीं, तो मैं कहूंगा साथियों के विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना को कह सकते हैं साथियों कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द साथियों कौन सा है बताइए। चलिए तो तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं ना साथियों, देखिए ये भी आपका तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है, लेकिन माथा शब्द की अगर बात करते हैं तो माथा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए हिंदी का प्रथम पत्र साथियों यानी कि पहला पत्र का नाम आपको बताना है, तो हिंदी के पहले पत्र का नाम साथियों क्या है, उदंड मार्तंड है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो अब आपके सामने साथियों सामान्य ज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे साथियों यहाँ पर सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के, उसके बाद साथियों जीके के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे एकदम टॉप लेवल के, जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें शगुन वेब पोर्टल की बात की गई है, और ये शगुन वेब पोर्टल किस योजना की निगरानी का कार्य करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, इस सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी का कार्य करेगा। इस वेब पोर्टल का नाम है शगुन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को साथियों मंजूरी दी है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, ईरान देश की बात चल रही है, यानी कि ईरान देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है। कब दी थी, फरवरी 2024 में। मधुकर गुप्ता समिति का संबंध साथियों किससे है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाए तो बताइए। तो राइट आंसर आपका जो होना चाहिए वो सीमा सड़क सुरक्षा होना चाहिए, जिनका भी आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने TOI 715 बी नामक ग्रह की खोज की है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, नासा की बात चल रही है, यानी कि नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने TOI 715 बी नामक ग्रह की खोज की है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न एक पुस्तक है साथियों, इस पुस्तक का नाम है इम्परफेक्ट, तो इस इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है आपको यह बताना है। तो संजय मांजरेकर की अगर बात करते हैं तो ये इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक है, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए भारत और किस देश के बीच बिजली सहित कई समझौतों पर जनवरी 2024 में हस्ताक्षर किए गए, तो भारत और नेपाल के बीच साथियों बिजली के साथ साथ कई और समझौतों पर जनवरी 2024 में हस्ताक्षर किए गए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद विकास संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा तट से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो इस मिसाइल का नाम है साथियों आकाश, और DRDO ने ओडिशा से मिसाइल नाम की इस आकाश नाम की इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है, तो कहां से किया है साथियों, गुवाहाटी से किया है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है बताइए, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ना साथियों ये कहां पर है, ये जर्मनी में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए प्रवासी पक्षी दिवस साथियों किस तिथि को मनाया जाता है बताइए, तो प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वैसे तो ये 11 मई को मनाया जाता है, कब, 11 मई को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 11 मई तो है नहीं, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो 11 मई के जो नजदीक आंसर होगा वो आप लोग लगाएंगे। उसके बाद देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये साथियों कहाँ पर स्थित है, तो ये तो कानपुर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों, कानपुर में स्थित है, राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए खरीफ की फसल
इसमें से कौन सी है बताइए। तो इसमें से साथियों खरीफ की फसल कौन सी है? धान की अगर बात करते हैं तो धान इसमें से साथियों खरीफ की फसल है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था, यानी कि सर्वाधिक था? तो पंजाब आपका राइट आंसर होगा। कैंडिला मात्रक है, तो साथियों कैंडिला किसका मात्रक है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे ज्योति तीव्रता का यह मात्रक है। क्या साथियों कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद देखिए किरचॉफ का नियम साथियों ये किससे संबंधित है? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, तो किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है साथियों? ये उत्सर्जन और अवशोषण से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं बताइए। तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं साथियों? 746 वॉट होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। जिनका भी आंसर यहाँ पर सी था तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति होती है, या वस्तु का समान वेग होता है, या वस्तु का समान त्वरण होता है, या समान बल होता है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? तो इसका जल में भार क्या होगा साथियों? इसका जल में भार तो शून्य होगा। सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो नमा मंडल है ना साथियों, ये ऋग्वेद का मंडल नमा मंडल ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया बताइए। तो गौतम की अगर बात करें साथियों, गौतम के द्वारा इसको प्रचारित किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, या साथियों दर्शन पर? तो अगर बात करें किस पर पुस्तकें हैं, तो ये दर्शन पर पुस्तकें हैं। सही जवाब यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मालती माधव के लेखक कौन है बताइए भाई। मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। कौन है साथियों? भवभूति है। सही जवाब जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर विशाख दत्त है साथियों, तो बिल्कुल सही हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे बताइए। तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे साथियों? तो राधा कांत देव की अगर बात करें तो ये साथियों धर्म सभा के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका ए हो जाता। उसके बाद देखिए यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे साथियों बताइए। तो हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम आपने सुना होगा, यही यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो जो सीमांकन किया था साथियों वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और इसलिए क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो इन्होंने अपने ही नाम पर उस रेखा का नाम रखा रेडक्लिफ रेखा। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोनों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कालक्रम जो है ना साथियों वो आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। यानी कि सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री थे, उसके बाद और फिर उसके बाद कौन प्रधानमंत्री रहे। देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो दूसरा नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 4 ऑप्शन में से ही आपको बताना है उसके बाद कौन, इंदिरा गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बने साथियों। एक तरीके से अगर बात करें मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो कुल मिला के कूट जो होना चाहिए वो 2134 होना चाहिए। और 2134 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, या वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास
बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपका आंसर ए के साथ जाएगा, क्योंकि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो अगर बात करते हैं दिल्ली में भी विधानसभा है और पुदुचेरी में भी विधानसभा है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहां पर स्थित है साथियों? तो ये कहां पर स्थित है? ये तो कर्नाटक में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मंगला साथियों, ये क्या है? नाम हो सकता हो आपने सुना हो। तो मंगला क्या चालक रहित विमान है? नहीं। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है? तो नहीं। कोल बैंड मीथेन का भंडार है? तो नहीं। ये साथियों राजस्थान में एक तेल का कुआं है, जिस तेल के कुएं का नाम है साथियों मंगला। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के बारे में सोच रहे थे कि उत्तर हो सकता है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा साथियों तैयार किया गया था सर्वोदय योजना का प्रारूप। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? बताइए। तो यहां पर साथियों भूमध्य रेखा लिखा होना चाहिए था। क्या भूमध्य रेखा की जब हम बात करते हैं तो ये वृहत वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल का एक उदाहरण है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि ब्योफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है? तो पवन की जो गति होती है ना, पवन की गतियों को दर्शाया जाता है साथियों ब्योफोर्ट स्केल पर। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जो आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले साथियों कहां पर हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कहां पर हुआ था? यूएसए में हुआ था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? प्रकाश के वेग में, ऊष्मा की तीव्रता में, ध्वनि की तीव्रता में, या साथियों रेडियोधर्मी आवृत्ति में? बताइए। चलिए, तो ध्वनि की तीव्रता में साथियों इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता की माप के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 75 के 75 क्वेश्चंस आपने देखे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मेरा मानना है साथियों अभी लगभग 4 से 5 दिन में मैंने कुछ क्लासेस आपके लिए बनाई हैं। आप वहां जाकर वीडियोस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। वो चंद क्लासेस हैं साथियों। मेरा मानना है कि अगर उन सभी क्लासेस को आप देख लेते हैं तो आपकी सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान में आप साथियों बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत तैयारी आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो जाइए साथियों उन सभी क्लासेस को देख डालिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने को साथियों आसान बना लीजिए। और डेली साथियों 75 क्वेश्चन की इसी प्रकार की क्लास होती है। ऐसी क्लास को देखने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। तो इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।